हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नेल्सन मंडेला के विषय में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला रोहिल्ला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मबासा नदी के किनारे टोस्की के मवेजो गांव में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें नाम दिया था रोहिल्ला, जिसका अर्थ होता है पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला या फिर प्यारा शैतान बच्चा। नेल्सन के पिता गेडला हेनरी गांव के प्रधान थे। उनका परिवार परंपरा से ही गांव का प्रधान परिवार था। घर का कोई लड़का ही इस पद पर सुशोभित होता था। नेल्सन के परिवार का संबंध क्षेत्र के शाही परिवार से था। नेल्सन अपने पिता की तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी की पहली संतान थे। कुल मिलाकर वह 13 भाइयों में तीसरे थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह परिवार की परंपरा के अनुसार शाही सलाहकार बनेंगे। नेल्सन की मां एक मेथडिस्ट थी, इसलिए वह मेथडिस्ट मिशनरी स्कूल के विद्यार्थी बने। इसी बीच 12 साल की उम्र से ही नेल्सन के सिर से पिता का साया उठ गया था। विद्यार्थी जीवन में उन्हें रोज याद दिलाया जाता कि उनका रंग काला है और सिर्फ इसी वजह से वह यह काम नहीं कर सकते। उन्हें रोज इस बात का एहसास कराया जाता था कि अगर वे सीना तानकर सड़क पर चलेंगे तो इस अपराध के लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे अन्याय ने उनके अंदर असंतोष भर दिया। एक क्रांतिकारी तैयार हो रहा था। उन्होंने हेड टाउन से अपनी स्नातक शिक्षा पूरी की। हेड टाउन अश्वेतों के लिए बनाया गया एक विशेष कॉलेज था। यहीं पर उनकी मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई, जो जीवन भर के लिए उनके दोस्त और सहयोगी बने। 1940 तक नेल्सन मंडेला और ओलिवर टाम्बो के कॉलेज कैंपस में अपने राजनीतिक विचारों और कार्यकलापों के लिए प्रसिद्धि मिली। कॉलेज प्रशासन को जब इस बात का पता लगा तो दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया और परिसर में उन्हें प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें क्रांति की राह पर देखकर परिवार परेशान था और चाहता था कि वह हमेशा के लिए घर लौट आए। जल्दी ही एक लड़की पसंद की गई, जिसने नेल्सन को पारिवारिक जिम्मेदारियों में बांध दिया जाए। घर में परिवार की विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दूसरी ओर नेल्सन का मन उद्वेलित था और आखिर में उन्होंने अपने निजी जीवन को दरकिनार करने का फैसला किया और घर से भागकर जोहान्सबर्ग आ गए। वे जोहान्सबर्ग के विशाल सड़कों पर यायावर की तरह भटक रहे थे। नेल्सन ने एक सोने की खदान में चौकीदारी की नौकरी करना शुरू कर दिया। नेल्सन ने अपनी मां के साथ जोहान्सबर्ग में ही रहने का इरादा किया। इसी जगह पर उनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल बटार्टेन से हुई। नेल्सन ने राजनीतिक जीवन को इस दो हस्तियों ने बहुत प्रभावित किया। नेल्सन ने जीवन यापन के लिए एक कानूनी फर्म में लिपिक की नौकरी कर ली, लेकिन वे लगातार अपने आप से लड़ रहे थे। इस देश में अश्वेत होना अपराध की तरह था। वे सम्मान चाहते थे, उन्हें लगातार अपमानित किया जाता था। 1944 में नेल्सन की जिंदगी में इवलिन मेस आई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इवलिन उनके सहयोगी और मित्र वाल्टर सिसुलू की बहन थी। वह इन्हीं दिनों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। जल्दी ही उन्होंने टाम्बो सिसुलू और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग का निर्माण किया। 1947 में मंडेला इस संस्था के सचिव चुन लिए गए। साथ ही उन्हें ट्रांसवाल ANC का अधिकारी भी नियुक्त किया गया। नेल्सन LLB की परीक्षा पास करने में व्यवस्था के कारण असफल रहे। इस असफलता के बाद उन्होंने एक वकील के तौर पर काम करने के बजाय अटॉर्नी के तौर पर काम करने के लिए पात्रता परीक्षा पास करने का फैसला किया। इसी बीच अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को चुनावों में करारी पराजय का सामना करना पड़ा।
वाल्टर सिसुलू ने एक कार्य योजना का निर्माण किया जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर ली गई। 1951 में नेल्सन को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। नेल्सन ने अपने लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 1952 में एक कानूनी फर्म की स्थापना की। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया गांधी से प्रभावित हो रही थी। नेल्सन भी उनमें से एक थे। वैचारिक रूप से वह स्वयं को गांधी जी के नजदीक महसूस करते थे। सरकार को नेल्सन की बढ़ती हुई लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, अतः उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनको वर्कवेट के आरोप में जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया और उन पर किसी तरह की बैठक में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भविष्य ही दांव पर लग गया था। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन भागकर क्लिप टाउन पहुंच गए और कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। लोगों की भीड़ की आड़ में बचते हुए उन्होंने उन तमाम संगठनों के साथ काम किया जो अश्वेतों के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें आम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिला और उनके जनमानस को समझने की समक्ष विकसित हुई। धीरे धीरे अश्वेतों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में उनकी सक्रियता बढ़ती ही चली गई। आंदोलनों में उनकी व्यवस्था के कारण वे परिवार की समय नहीं दे पा रहे थे। पत्नी एल्विन ने उनकी दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। आखिर में एल्विन ने उनका साथ छोड़ दिया। नेल्सन के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति थी, इसलिए लेकिन उन्हें कहीं बड़े लक्ष्य के लिए काम करना था। आंदोलन नेल्सन के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। नेल्सन के नेतृत्व में आंदोलन की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। सरकार बुरी तरह से घबराई हुई थी। इसी बीच ANC ने स्वतंत्रता का चार्टर स्वीकार किया और इस कदम से सरकार का संयम टूट गया। पूरे देश में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। ANC के अध्यक्ष और नेल्सन के साथ पूरे देश से रंग भेद के आंदोलन का समर्थन करने वाले 156 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेल्सन और अपने साथियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देशद्रोह करने का आरोप लगाया गया। इस अपराध की सजा मृत्युदंड थी। इन सभी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 1961 में नेल्सन और 29 साथियों को निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया गया। इसी मुकदमे के दौरान नेल्सन की मुलाकात नोम जामो बिनी मेडी किजाला से हुई, जो जल्दी ही उनकी दूसरी जीवन संगिनी बन गई। ANC ने एक पार्टी तैयार की। इस दल का नाम रखा गया स्पीयर ऑफ द नेशन एंड नेल्सन को इस नए गुट का अध्यक्ष बना दिया गया। दमन चक्र अपने पूरे जोरों पर था। बोकलाई सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। पूरी दुनिया में एक काम के लिए सरकार की अवहेलना आलोचना हो रही थी। मानवाधिकार संगठन इन हैवानियों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करवा रहे थे। नेल्सन वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे थे। देश के बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले अदीस अबाबा में अफ्रीकी नेशनलिस्ट लीडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बेहतर जीवन में अपने आधारभूत अधिकार की मांग भी की। वहां से निकलकर वे अल्जीरिया चले गए और लड़ने की गुरिल्ला तकनीक का गहन परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लंदन की राह पकड़ी, जहां ओलिवर टॉम्बो एक बार फिर उनके साथ आ मिले। लंदन के विपक्षी दलों के साथ उन्होंने मुलाकात की और अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने समझाने की कोशिश की। इसके बाद वे एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां की सरकार उनके लिए एकदम तैयार थी और पहुंचती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेल्सन की निम्नलिखित अभिव्यक्ति उल्लेखनीय है। अपने पूरे जीवन के दौरान मैंने अपना सब कुछ अफ्रीकी लोगों के संघर्ष से झोंक दिया। वे श्वेत रंग भेद के खिलाफ लड़ा हूँ और मैं अश्वेत रंग भेद के खिलाफ ही लड़ा हूँ। मुझे हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है, जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही
वह आदर्श है कि जो मेरे लिए जीवन की आशा बना और मैं इसी को पाने के लिए जिंदा हूँ। और अगर कहीं जरूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। रंगभेदी सरकार का पूरी दुनिया में दबाव बढ़ता जा रहा था। इन दबावों ने असर दिखाया और नेल्सन तथा सिसुलू को रोबन द्वीप से अफ्रीका लाकर केप टाउन के नजदीक पाल्समूथ जेल में रखा गया। यह नेल्सन के नेता के तौर पर जीत थी। अपने प्रभाव से वे सरकार को झुकाने में सफल रहे। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई। सरकार ने आपातकाल घोषित किया गया। नेल्सन की तत्काल अस्पताल ले जाया गया। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन सफल हुआ। इस घटना के बाद सरकार नेल्सन के प्रति थोड़ी नरम हुई। कानून मंत्री को एटीजी ने उन्हें आग्रह किया कि वे आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य में हिंसा का रास्ता त्याग दें। हालांकि नेल्सन ने इस बार फिर से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सरकार ने उन पर रियायतों की झड़ी लगा दी। उन्हें परिवार से मिलने की छूट दी गई। साथ ही वे अब एक जेल वार्डन के साथ केप टाउन में घूमने भी जा सकते थे। काफी लंबे अरसे के बाद नेल्सन ने बाहरी दुनिया की खुली हवा में सांस लेना शुरू किया। एक प्रेमी व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी इच्छा डूबते हुए सूरज को देखना और साथ में बेहतरीन संगीत सुनना पूरी करने के लिए तरस गया था। एक साक्षात्कार के दौरान नेल्सन ने स्वीकार किया उन्होंने अपनी जिंदगी में इन चीजों की कमी महसूस की है, लेकिन लक्ष्य ज्यादा बड़ा था। 1983 एक बार फिर से नेल्सन की मौत के करीब ले आया। जॉब में पाया गया था कि उन्हें टीबी हो गई है। उपचार के लिए उन्हें बेहतर तरस की जरूरत है। उन्हें पाल के नजदीक विक्टर जेल में पहुंचा दिया गया। जिंदगी की शाम में आजादी का सूर्य नेल्सन के जीवन को रोशन करने लगा। 11 फरवरी 1990 को नेल्सन आखिर में पूरी तरह से आज़ाद कर दिए गए। एशेतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 1991 में कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका या कोडसा को गठन कर दिया गया कि जो देश के संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने वाली थी। डी क्लार्क और मंडेला ने इस काम में अपनी समान भागीदारी निभाई। उनके इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए ही 1993 में नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक अगले साल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सबको पछाड़ते हुए 62% मतों का अपना कब्जा कर लिया। 10 मई 1994 को एशेतों के लिए दक्षिण अफ्रीका की उस भूमि पर नेल्सन मंडेला ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा, आखिरकार हमने अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। हम अपने आप से ज्यादा करें, वादा करें कि हम अपने सभी लोगों को आज़ादी देंगे। गरीबी से, मुश्किलों से, तकलीफों से, लिंग भेद से और किसी भी तरह के शोषण से कभी भी इस खूबसूरत धरती पर एक दूसरे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का लुत्फ उठाइए। ईश्वर अफ्रीका पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों।